दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो एपिसोड है इसमें एक नए टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे और नए टॉपिक का नाम है सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और फिर पहले उसको समझते हैं, फिर उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ, फिर उस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करके देखते हैं और जो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सेटअप कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमने दो सीट रखी हुई हैं। एक छोटी स्क्वायर सीट है और एक बड़ी स्क्वायर सीट है। ठीक है, इसका साइज काफी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और हमने इनको वर्टिकली इनको अलाइन किया हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने 3 कैमरे का इस्तेमाल किया है। एक कैमरा जो मेरे सामने यहाँ पे बेंच पे लगा हुआ है, ये इसकी फीड को इसको सामने से देखेगा। उस कैमरे से फ्रंट साइड को आप देख रहे हो, मुझे जैसे जिस कैमरे में आप देख पा रहे हो वो हमारा फ्रंट कैमरा है। हमने एक और कैमरा इस्तेमाल किया है जो इसके अलाइनमेंट को दिखा रहा है, आपको इनके बीच का जो गैप है उसको दिखाने के लिए हमने एक और कैमरे का इस्तेमाल किया है। अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग यह है कि इसका साइज काफी बड़ा है इससे, लेकिन अगर आप इस कैमरे की फीड को देखें, जो ये वाला कैमरा हमने जो बेंच पे रखा हुआ है, इस कैमरे की फीड से देखें तो ये कैमरा पीछे वाली सीट को दिखा नहीं रहा है। हालांकि हल्का फुल्का हिलने की वजह से, एयर की वजह से जो थोड़ा मोड़ा इसके अंदर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हिल रहा है, ये सीट्स हिल रही हैं, उनकी वजह से इसके कुछ कॉर्नर नजर आ रहे होंगे आपको, बट ये कंप्लीटली छुप गया है जबकि इसका साइज काफी बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण है सॉलिड एंगल। तो अब चलिए सॉलिड एंगल को पहले समझते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वापस बोर्ड पे चलते हैं, पहले सॉलिड एंगल की एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं और फिर से इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बोर्ड पे। अब इस सॉलिड एंगल को अगर समझना हो तो कैसे समझें? इमेजिन कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जर्वर की कोई डिस्टेंस है r। तो वहां से उस ऑब्जर्वर ने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। अब वो ऑब्जर्वर थोड़ा पीछे जा रहा है और पीछे जाके फिर से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसने क्या देखा उस ऑब्जर्वर ने? इवन आप खुद भी इस चीज को देख सकते हो। उस ऑब्जर्वर ने देखा कि जितना वो उस ऑब्जेक्ट के नजदीक था वो ऑब्जेक्ट लार्ज नजर आ रहा था उसको, और जितना वो उससे दूर गया वो ऑब्जेक्ट उसको छोटा नजर आया। तो बेसिकली सॉलिड एंगल इसी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल तरीके से कैप्चर करने का एक टूल है। सॉलिड एंगल हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर को कितना लार्ज नजर आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के ऊपर बड़ा सॉलिड एंगल बना रहा है तो इसका मतलब है उस ऑब्जर्वर को लार्ज नजर आएगा, और वही ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर के ऊपर छोटा सॉलिड एंगल बना रहा है तो वो आपको स्मॉल नजर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप मून को देखते हो, तो मून को जब आप अर्थ से देखते हो तो आपको मून बिल्कुल छोटा सा नजर आता है। वो इसलिए बिकॉज मून जो है आपकी आईज के ऊपर जो सॉलिड एंगल बनाता है वो बहुत छोटा होता है। सोचिए अगर आप मून के पास में जाओगे तो उसका जो सॉलिड एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा और आपको मून का साइज भी बड़ा नजर आता जाएगा। जितना आप उसके नजदीक जाओगे उतना आपको उसका बड़ा साइज आपको नजर आता जाएगा, उसका सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब सॉलिड एंगल बेसिकली मेजरमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा नजर आएगा, उस चीज की मेजरमेंट है। अब आप बोलोगे सर इसको निकालें कैसे कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जर्वर जो पॉइंट है जहां से वो ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है वहां पे वो ऑब्जेक्ट कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? तो वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, उसको पहले समझते हैं और उसके बाद फिर से वापस इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो पॉइंट जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पे ऑब्जर्वर वाला पॉइंट है, जहां से आप सॉलिड एंगल को निकाल रहे हो उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। ठीक है, तो वो एपेक्स पॉइंट बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब सवाल ये है कि सॉलिड एंगल को निकालें कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको जरा समझिए। तो जरा देखते हैं दोस्तों कि सॉलिड एंगल निकालें कैसे। एक होता है प्लेनर एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेनर एंगल तो बहुत सिंपल है, जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए थे वो प्लेनर एंगल होता था, उसके साथ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्लेनर एंगल क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपने कोई 2 लाइनें ली, ठीक है, ऐसे 2 लाइनें ले ली और आप कह रहे हो कि इनके बीच का एंगल बताओ, थीटा, जिसको आप रेडियन में बोल देते हो। तो बेसिकली जो भी आप 2 लाइनें ले रहे हो उसको एक प्लेन में ले लो
ठीक है, कोई भी दो लाइनें हैं, ठीक है, उनको आप एक प्लेन में मान सकते हो कि इस प्लेन में दोनों लाइन लाई कर रही है, और उनके बीच का जो एंगल होगा उसको आप प्लेनर एंगल बोल सकते हो। सॉलिड एंगल डिफरेंट है इस चीज से, क्योंकि सॉलिड एंगल ऑब्जेक्ट का एंगल है। अब आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कैसे एंगल बनाएगा अपेक्स पॉइंट पे या जहां पे ऑब्जर्वर है वहां पे कैसे एंगल बनाएगा? तो आप ये देखो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं मून को देख रहा हूं, मून मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे स्फीयर थोड़ी ना नजर आ रहा है, मुझे तो सर्कल में नजर आता है। सोचिए चांदनी रात है, चांदनी रात वाले जिसमें पूरा फुल मून होता है, तो उस दिन क्या होगा, मुझे स्फीयर थोड़ी ना नजर आएगा चांद, मुझे तो सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूं, मुझे उसका बस एक सरफेस एरिया नजर आ रहा है कि वो सर्कल की तरह है, मुझे उसका सरफेस एरिया नजर आ रहा है दोस्तों। तो वो जो एरिया है वो अपेक्स पॉइंट पे, जो ऑब्जर्वर वाला पॉइंट है, वहां पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, एरिया का एंगल जो है उसी को हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। ये कोई लाइन के बीच का एंगल नहीं है, ये एरिया का एंगल है। अब आप बोलोगे सर एरिया का कैसे एंगल हो सकता है, एरिया का एंगल हम कैसे डिफाइन करें? तो जरा सोचिए कि मेरे पास यहां पे कोई ऐसी सीट है, कोई स्क्वायर सीट है, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के बिल्कुल परपेंडिकुलर सीट रखी हुई है ऐसे, मतलब सीट का जो ये बिल्कुल पूरे वाला हिस्सा जो है वो ऑब्जर्वर देख सकता है, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वर है। अब सीट का पूरा जो एरिया है वो इस ऑब्जर्वर के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, ये कैसे देखोगे? तो आप एक काम करो, इसकी जो हिस्से हैं, ये जो साइड्स हैं, इनको यहां से एक बार मिला दो, ठीक है, इनको यहां से एक बार मिला दो। तो जब आप मिलाओगे तो एक तरह से आपको ये ऐसे जो लाइनें हैं ये उस सीट से ऐसी आपकी ऑब्जर्वर की आंखों पे आई है ऐसे, ठीक है, इस तरह की गई है। इमेजिन करो कि ये जो सीट है इससे लाइट्स निकल रही हैं और वो लाइट सिर्फ ऐसे ही जा रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां पे मिल रही है, बस इतनी ही लाइट है, आप ये समझिए, बाकी लाइट इधर उधर नहीं जा रही। यहां से जो लाइट निकल रही है वो सारी सारी फोकस्ड है यहां पे। तो एक तरह से उन लाइट्स को अगर आप देखोगे तो उनका एक यहां पे एक एंगल बनेगा, यहां पे जो ये जो लाइनें ऐसे जा रही हैं और कुछ लाइनें ऐसे जा रही हैं, इनका अपना एक एंगल बनेगा दोस्तों। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहां पे एक अपना एक एंगल बन जाएगा, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसको अगर मैं सर्कल में ना दिखाऊं, मैं कुछ इस तरह का दिखाऊं, तो यहां पे ये इस तरह का आपको नजर आएगा और इसका अपना जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, और उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेडियन में होती है। अब आप बोलोगे सर निकालें कैसे इसको, ये तो समझ आ गया कि भाई एरिया का जो एंगल है वो, तो एरिया का एंगल प्लेनर एंगल से प्योरली डिफरेंट है, वो तो दो लाइनों के बीच में होता था। यहां पे तो क्या हो रही है, यहां पे तो बहुत सारी लाइनें ऐसे आ रही हैं और वो एक एपेक्स पॉइंट पे मर्ज हो रही है और फिर उनके बीच का एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह से 3D टाइप का एंगल हो गया ये, आप ये कह सकते हो। तो उसको हम मेजर कैसे करें, लेकिन तो उसको मेजर करने का क्या तरीका है दोस्तों, वो जरा देखिए कि कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, जो मेरा अपेक्स पॉइंट है यहां पे, आप यहां से एक यूनिट रेडियस का स्फीयर ले लो, जिसकी रेडियस क्या है मेरी 1 है, 1 मीटर मान लो, यूनिट रेडियस का स्फीयर ले लो। अब ये जो सीट है ये इस यूनिट रेडियस के स्फीयर पे कितना एरिया कवर करेगी? ये जो सीट हमने स्क्वायर सीट है, इसका जो लाइट्स इसकी अपेक्स की तरफ जो आ रही हैं, सोचिए, अब ऑब्वियसली वो स्फीयर के सरफेस पे पड़ेंगी, तो स्फीयर के सरफेस पे कितना एरिया पे पड़ेंगी, कितने एरिया पे पड़ेंगी, वो एरिया जो है वही मेरा सॉलिड एंगल है, आप ये समझिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सॉलिड एंगल इज एरिया, जो भी एरिया है, एरिया ऑन द यूनिट रेडियस स्फीयर। यूनिट रेडियस स्फीयर पे जो एरिया है, कोई सीट कितना एरिया उसके ऊपर सबटेंड कर रही है, वही मेरा सॉलिड एंगल है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये देखने का तरीका है। अब जरा देखिए एक और स्टेप आगे चलते हैं, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी मेजर कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरा जो एरिया है वो कुछ एंगल बना रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब वही सीट जो बिल्कुल सामने थी अब वो ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने ना रही, वो कुछ तिरछी हो गई, उसको हमने टिल्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्वर मेरा यहां पे है और जो पहले सीट यहां पे ऐसे थी बिल्कुल इसके सामने, वो अब थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। तो टिल्ट हो गई है तो फिर कैसे देखेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस ये जो एरिया है इसका जो टिल्ट हो रखा है, यहां से ये लाइनें जोड़ देनी है बस, ठीक है।
और यहां पे यूनिट स्फीयर ले लेना है। यूनिट स्फीयर पे कितना एरिया ये बन रहा है, इसकी वजह से कितना एरिया बन रहा है, दैट एरिया इटसेल्फ इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेडियन में होती है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे जो भी आपको नजर आ रही है, जो भी लाइटें आपकी आंखों पे पड़ रही हैं, आप अपनी आंखों के चारों ओर एक यूनिट रेडियस का स्फीयर ले लो, ठीक है, और आप देख लो उस स्फीयर के कितने हिस्से में से वो लाइट निकल के आ रही है। जितना हिस्से में से वो निकल के आ रही है उसका एरिया निकाल दो, दैट एरिया इटसेल्फ इज नोन एज सॉलिड एंगल। सिंपल, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। हालांकि और भी कई सारे तरीके हैं इसको देखने के, जरा देखिए कैसे, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के। सोचिए अगर मैं आर रेडियस का स्फीयर लेता, अगर मैं यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है और उसके चारों ओर मैंने आर रेडियस का स्फीयर ले लिया और मैंने बोला कि यहां पे कोई डीए एरिया है, डीए एरिया है। अब ये जो डीए एरिया है ये यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, अगर ये देखना हो तो ये क्या करोगे आप, तो बड़ा आसान है भाई, आप क्या लिखोगे, डीए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सॉलिड एंगल हो जाएगा इसके सेंटर पे, इस स्फीयर के सेंटर पे। लेकिन वहीं पे तो देखो इसमें बेसिकली हमने देखो आर रेडियस ना, यूनिट रेडियस नहीं थी। अगर यूनिट रेडियस होती तो यहां पे 1 का स्क्वायर करते तो सिंपल डीए ही मेरा सॉलिड एंगल के बराबर आ जाता, मतलब जो एरिया की जो वैल्यू होती वही मेरा सॉलिड एंगल हो जाता, समझिए। हालांकि यूनिट थोड़ी अलग बनेगी, इसकी यूनिट को स्टेडियन में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, आप सॉलिड एंगल यहां से नहीं मेजर कर रहे हो, आप सॉलिड एंगल यहां से मेजर कर रहे हो। सोचिए इस पॉइंट से देखना चाह रहे हो कि इस एरिया का सॉलिड एंगल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये है मेरा R1, ठीक है भाई, आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है मेरे R1, और ये एरिया है मेरा DA, और ये जो R1 है इस तरफ है, इस डायरेक्शन को मैं R1 कैप बोल देता हूं। तो ये एरिया जो है, ये तो एरिया इस तरफ है भाई, ये एरिया तो N कैप है, ठीक है। जो एरिया की डायरेक्शन है वो तो आपकी N कैप की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड इधर है। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे कितना सॉलिड एंगल ये बनाएगा। तो अगर यहां पे मुझे सॉलिड एंगल देखना हो स्मॉल एरिया की वजह से, तो वो कितना होगा, वो बनेगा इस एरिया का आप प्रोजेक्शन ले लो R1 कैप की तरफ। आप इस एरिया का जो स्मॉल एरिया है जो इस डायरेक्शन में है, आप ये देखो कि इसका कितना हिस्सा इस तरफ आ रहा है, मतलब ये जो लाइनें जो लगेंगे ना, ये इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, तो कितना हिस्सा इसके सामने आ रहा है, मतलब इसका आपने क्या ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया, कितना हिस्से इसके सामने आ रहा है, वो एरिया आपको लेना है और डिवाइड बाय क्या करना है, जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की R1, तो R1 का स्क्वायर कर दो। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि ये जो स्मॉल एरिया था इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम इस चीज को देखते हैं, किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना होगा, अगर दूसरा पॉइंट ले लूं तो सेम एरिया उस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि यहां पे भी आप क्या ले लो, यूनिट रेडियस का स्फीयर ले लो यहां पे, और देख लो इस यूनिट रेडियस के स्फीयर पे कितना एरिया यहां पे दिखा रहा है, दैट एरिया इटसेल्फ इज नोन एज सॉलिड एंगल, जो यहां पे बनेगा इस एरिया की वजह से, वो भी कर सकते हो, ठीक है। या एक दूसरा तरीका मैंने आपको और बता दिया है कि कैसे आप किसी स्फीयर का कौन सा हिस्सा, मतलब स्फीयर के ऊपर अगर कोई हिस्सा दे रखा हो और देखना हो कि उसके सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या होगा, तो वो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी दूसरे पॉइंट पे देखना हो तो आपको फिर ऐसे लिखना होगा। हालांकि ये और ये सेम ही चीज है। आप बोलोगे सर कैसे, भाई आप जरा देखिए, अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो R1 कैप की जो डायरेक्शन होती और जो एरिया की डायरेक्शन होती है सेम ही होती, सेम होती तो अलग अलग लेंगे क्या जरूरत है, सीधा सीधा DA लिख दो, फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो DA ही आ जाएगा, नहीं समझे। तो पॉइंट को समझिए भाई कि किस तरह से हम सॉलिड एंगल को लिखेंगे, यहां पे सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब चलिए एक काम करते हैं, कुछ शेप लेते हैं और उनकी वजह से सॉलिड एंगल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले स्फीयर ही लेते हैं और देखते हैं कि स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होगा उसके सेंटर पे और किसी दूसरे पॉइंट पे, दोनों पे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, स्फीयर का सॉलिड एंगल देखते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ये स्फीयर है, मुझे इसका सॉलिड एंगल बताना है, इसके सेंटर पे क्या होगा पूरे स्फीयर का। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपने एक काम करते हैं, मैं इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा ले रहा हूं भाई। आई होप आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर स्मॉल एरिया ले लेता हूं,
इसकी रेडियस r है मान लीजिए, इसके ऊपर स्मॉल सरफेस एरिया ले लेता हूं, तो स्मॉल सरफेस एरिया dA क्या बनेगा दोस्तों, dA की वैल्यू होगी r स्क्वायर साइन थीटा d फाई, d थीटा d फाई। अब ये आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड r कैप, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि सेंटर से देखते हैं ना हम लोग ये। और थीटा ये इसका ये एंगल है भाई। फाई क्या है, फाई है बेसिकली जो जिधर आपकी एक्स एक्सिस है, सोचिए मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरी जेड एक्सिस है। तो ये जो आपने एरिया लिया है, ये आपका एक्स वाई प्लेन में अगर मैं इसको देखूं तो एक्स वाई प्लेन में ये जो एरिया है, अगर मैं इस ग्रेट सर्कल को लगाऊं यहां पे, तो ये एंगल कुछ फाई बनाएगा, ठीक है, ये एंगल कुछ फाई बनाएगा, फाई एंगल पे है ये। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप इसको लिख सकते हो भाई, ये मेरा स्मॉल एरिया है। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा ये पूरा एरिया की वजह से जो लाइटें निकलेंगी और उससे एक सॉलिड एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा। तो स्मॉल एरिया है तो स्मॉल सॉलिड एंगल बनेगा भाई, और वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो मेरा एरिया है DA, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, जहां पे आपको सॉलिड एंगल देखना है वहां से उसको जो लाइन मिला रही है उसकी डायरेक्शन के साथ, मतलब उस एरिया का प्रोजेक्शन ले लिया करो। जो भी स्मॉल एरिया ले रहे हो या बड़ा एरिया ले रहे हो, आप उसका प्रोजेक्शन ले लो। किस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है बताओ। जिस पॉइंट में आप सॉलिड एंगल निकाल रहे हो वहां से उस एरिया की जो डायरेक्शन बनेगी, उस डायरेक्शन में इस एरिया का प्रोजेक्शन ले लो बस। तो प्रोजेक्शन का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमने इस एरिया का प्रोजेक्शन ले लिया r कैप की तरफ, ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया, r स्क्वायर कर दिया, ठीक है भाई। अब ये एरिया तो खुद ही r कैप की तरफ है, तो r कैप डॉट r कैप करोगे तो 1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा साइन थीटा d थीटा d फाई। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा सॉलिड एंगल बन गया इस स्मॉल एरिया की वजह से यहां पे। बट मुझे तो चाहिए पूरे स्फीयर की वजह से क्या बनेगा। तो पूरे स्फीयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरा सॉलिड एंगल निकालूं ड्यू टू स्फीयर, तो वो क्या बनेगा, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइन थीटा d थीटा d फाई। तो डबल इंटीग्रल करना पड़ेगा भाई, थीटा की वैल्यू 0 से पाई एंड फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, यही होता है भाई। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों बताओ, पहले फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, और फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 और आ जाएगा, मतलब 4 पाई स्टेडियन। 4 पाई स्टेडियन जो है वो पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल आ जाएगा यहां पे। मतलब अगर लाइटें हर दिशा से आ रही हैं तो ऑब्जर्वर को जो सॉलिड एंगल नजर आएगा वो 4 पाई का नजर आएगा, ठीक है। पॉइंट को समझिए भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, ठीक है। तो यहां पे जो सॉलिड एंगल होगा वो 4 पाई स्टेडियन का होगा। अब एक काम करते हैं, एक और तरीके से देखते हैं, जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मान लीजिए ऑब्जर्वर मेरा यहां पे है और यहां पे एक इनफाइनाइट सीट रखी हुई है, आपको बताना है इस इनफाइनाइट सीट की वजह से यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा। इनफाइनाइट सीट है, इसका साइज बड़ा इनफाइनाइट है, और उसके जस्ट नीचे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के ऊपर सॉलिड एंगल अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना सॉलिड एंगल होगा। तो जरा सोचिए, यहां से जो भी लाइटें निकलेंगी वो लाइटें यहां पे कितने हिस्से को कवर करेंगी बताओ जरा। ऑब्वियसली यहां पे अगर मैं कोई स्फीयर ले लूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं कोई स्फीयर ले लूं, यूनिट रेडियस का स्फीयर ले लो बेशक, तो इस स्फीयर के हर हिस्से में से, इसके जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के हर हिस्से में से क्या आएंगी बताओ जरा, हर हिस्से में से लाइट ऐसे आएंगी, सही है भाई। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ऊपर वाली जो इनफाइनाइट सीट ली है, अगर उस एरिया, उसका जो एरिया है, अगर आप उस एरिया का इस स्फीयर के ऊपर देखना चाह रहे हो कि कितना हिस्सा कवर हुआ है, तो आप ये कह सकते हो इस हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सारा ही कवर हो गया। सारी लाइटें जो है उस स्फीयर ऊपर वाले हिस्से से टकरा के नीचे आ रही हैं, इस ऑब्जर्वर के पास आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले हेमिस्फीयर का जो सॉलिड एंगल बनेगा वो आपका 2 पाई हो जाएगा। तो ये पूरी जो सीट है इनफाइनाइट सीट, अगर मैं कोई इनफाइनाइट सीट ले लूं और किसी पॉइंट P पे नीचे कोई उसके नीचे पॉइंट ले लो या कोई ऊपर पॉइंट ले लो, वहां पे उस सीट का जो सॉलिड एंगल नजर आएगा वो 2 पाई का नजर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूरा ही स्फीयर ले लूं और उसकी वजह से इस सेंटर वाले पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि बताओ कितना सॉलिड एंगल नजर आएगा, तो वो कितना नजर आएगा दोस्तों, वो 4 पाई नजर आएगा पूरे स्फीयर का।
तो हालांकि यहाँ पे पूरा स्फीयर यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने 2 पाई बोला है यहाँ पे, ठीक है। और हाफ हेमिस्फीयर का ले लो, या फिर आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट जो सीट है उसका सॉलिड एंगल, तो सेम ही बनेगा भाई, 2 पाई ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि मैं कैसे इसको 2 पाई बोल रहा हूं, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ 3D एंगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, और जरा देखते हैं सॉलिड एंगल को और जरा निकालते हैं। तो ये तो मैंने स्फीयर का बताया। अब आप बोलोगे सर अगर मैं सेंटर ना लेता, कोई दूसरा पॉइंट ले लेता, फिर कैसे करते हैं? जरा देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये स्फीयर है, ठीक है, और ये मेरी डायरेक्शन है, ये मैं x बोल देता हूं, ये मेरी y डायरेक्शन है, ठीक है जी, और यहां पे सेंटर है, और ये मेरी z डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह का है। अब मान लीजिए मैंने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया यहां पे P पॉइंट, और मैंने बोला कि यहां पे मुझे बताओ सॉलिड एंगल क्या होगा। अगर मैं यहां पे कोई स्मॉल सरफेस एरिया ले लूं, तो स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से यहां पे सॉलिड एंगल क्या होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों? पहले तो ये स्मॉल सरफेस एरिया की वैल्यू बताओ, ये बनेगी r² sin थीटा d थीटा d फाई, यही बनेगा भाई, ये बन जाएगा मेरा dA, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो बनेगी रेडियली आउटवर्ड r कैप, ठीक है भाई। बट मुझे यहां से थोड़ा ना देखना, मुझे तो यहां से देखना है। तो आप क्या करोगे बताओ? आप एक काम करो, यहां से ऐसे लाइन लगाओ, ठीक है भाई। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये r1 है मेरी, ये डिस्टेंस मेरी r1 है, और ये जो एंगल है ये मैं मान लेता हूं अल्फा है, ये अल्फा एंगल है। तो आप एक काम कीजिए, ये मेरी r1 कैप डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। तो अब आप बताओ यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? उसको आप क्या लिखोगे? उसको लिखोगे r² sin थीटा d थीटा d फाई, ये तो मेरा dA हो गया, r कैप डॉट, ये r कैप वाला ये एरिया हो गया ना, डॉट r1 कैप करोगे, r1 कैप, इसका प्रोजेक्शन आ गया भाई एरिया का इस डायरेक्शन में, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर दो? डिवाइड बाय r1 स्क्वायर, डिवाइड बाय r1 स्क्वायर, ये जो r1 है इसका स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? ये यहां पे सॉलिड एंगल आ गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल ये बनाएगा, ये वो आ गया है, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लिखो, डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा r² sin थीटा d थीटा d फाई अपॉन r1 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो अल्फा है, तो यहां पे क्या लिख दोगे? कोस अल्फा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल हो जाएगा इस पॉइंट पे। ये जो एरिया है यहां पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा ये पता चल गया आपको, ठीक है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ना सिर्फ आपका थीटा एंड फाई बदल रहा है, आपका अल्फा भी तो बदल रहा है ना, जितना ऊपर चलेगा। तो एक काम करना पड़ेगा आपने को, ये अल्फा को हमें थीटा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा ये एंगल है भाई। तो आप बोलोगे सर अल्फा को कैसे थीटा की टर्म्स में लिखेंगे? वो थोड़ा टीडीएस पार्ट है, बट थीटा को अल्फा की टर्म्स में लिख के फिर इसको इंटीग्रेट करोगे और उससे फिर आपका सॉलिड एंगल आपको निकालना पड़ेगा पूरे का। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पूरे स्फीयर की वजह से यहां पे सॉलिड एंगल निकाल रहे हो तो अगेन 4 पाई ही आएगा। आप बोलोगे सर क्यों 4 पाई आएगा फिर से? भाई आप खुद सोचिए ना, जो भी लाइट है इस स्फीयर से निकल के इस पॉइंट पे आएंगी वो हर दिशा से आएंगी। अगर सोचिए इस स्फीयर से लाइटें निकल रही हैं, तो जो लाइटें यहां पे पड़ रही थी चारों दिशाओं से, वही लाइटें तो चारों दिशाओं से यहां पे भी पड़ रही है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे सॉलिड एंगल की बात करूं कि कितना सॉलिड एंगल ये स्फीयर इस पॉइंट पे सबटेंड करेगा, तो अगेन 4 पाई आएगा। तो इसका मतलब इसका भी जब आप इंटीग्रेट करोगे पूरा इसको, तो भी आपका जो साई1 बनेगा यहाँ पे, जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे इस पूरे स्फीयर की वजह से, वो भी आपका 4 पाई ही आएगा। ठीक है, पॉइंट को समझिए भाई, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लाइटें इससे पूरे स्फीयर के सरफेस से निकल के आएंगी और इस पॉइंट पे जो मिलेंगी वो सारी हर दिशाओं से मिलेंगी, हर दिशाओं से मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, फिर से 4 पाई हो गया। ठीक है ना, जैसे यहां पे मिल रही थी लाइटें वैसे यहां पे भी मिल रही है। डिस्टेंस कम ज्यादा है बस, उससे क्या फर्क पड़ता है? सॉलिड एंगल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम किसी भी दूसरे पॉइंट पे अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए सॉलिड एंगल किसी डिस्क की वजह से क्या होगा, ठीक है, वो भी जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई डिस्क है,
कोई डिस्क है इस तरह की, ठीक है, और ये कोई डिस्क है जिसकी रेडियस है मान लीजिए r, और मान लीजिए यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसकी डिस्क की रेडियस आप r ले लो। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो बिल्कुल इसकी एक्सिस पे है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे है। यहां पे आपको बताना है, यहां से कुछ h हाइट ले लो, चलो आपको बताना है यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, ये डिस्क जो है वो कितना सॉलिड एंगल यहां पे बनाएगी। अब ये कैसे देखोगे दोस्तों, बड़ा आसान है, आप एक काम कीजिए, यहां से ये लाइन को मिला दो, ठीक है, और इधर से ये लाइन को मिला दो। इस एंगल को, प्लेनर एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ठीक है, ये प्लेनर एंगल है, इसको मैं थीटा बोल देता हूं, दो लाइनों के बीच का एंगल है भाई। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये भी निकाल लेता हूं कि ये डिस्टेंस मेरी कितनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का रूट ले लोगे तो इसको मैं कैपिटल R लिख देता हूं, कैपिटल R इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट ले लेता हूं, तो ये मेरे पास कैपिटल R आ गया, ये डिस्टेंस। अब अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना हो कि यहां पे कितना सॉलिड एंगल ये डिस्क जो है ये सबटेंड करेगी, इस ऑब्जर्वर वाले एपेक्स पॉइंट पे कितना होगा, तो आप एक काम कीजिए, इस r कैपिटल R को रेडियस मान के एक स्फीयर लगा दो, तो एक तरह से एक स्फेरिकल कैप आपको यहां पे देखने को मिलेगी इस तरह की, जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R हो गई है। तो आप ये कह सकते हो, ये जो कैप बनी है, स्फेरिकल कैप, जो ऊपर की जो कैप सी बनी है, स्फेरिकल कैप जो बनी है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है यहां पे, ये आपको बताना है। अब ये कैसे निकाले भाई, तो हमने देखो हमें डिस्क की वजह से निकालना था, तो लेकिन उस डिस्क के नीचे हमने क्या किया, इसको रेडियस मान के उसके नीचे एक कैप बना ली है, एक कटोरी सी बना ली है, एक कटोरी सी बन गई है, ठीक है। अब ये कितना एंगल यहां पे सबटेंड करेगी, सॉलिड एंगल, वो अपने को निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर स्मॉल एरिया ले लेते हैं, और इसका स्मॉल एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, माफ कीजिएगा, कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस यहां से कैपिटल R होगी ना भाई, कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आप कह सकते हो भाई, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, स्मॉल एरिया बन गया यहां पे, और इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, और जो इस एपेक्स पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये भी आपकी आर कैप की तरफ ही है। तो अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूं यहां पे, तो सॉलिड एंगल क्या बनेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इस रेडियल डायरेक्शन, तो खुद ही रेडियल डायरेक्शन में है ये, तो अलग से कोई वो नहीं आएगा, सीधा सीधा आप लिखोगे r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर कर दो, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो r स्क्वायर है ना, तो डिवाइड बाय r स्क्वायर कर दिया, ठीक है भाई। ये मेरा स्मॉल सॉलिड एंगल हो गया। अब इसका मुझे टोटल निकालना है भाई, यहां से यहां तक का पूरा, जो इस कैप का जो सॉलिड एंगल होगा वही तो डिस्क का होगा, ठीक है, इस कैप का जो सॉलिड एंगल होगा वही डिस्क का भी होगा ना भाई। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा डी फाई, इंटीग्रेट करना है, फाई मेरा 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है। आप बोलोगे सर फाई क्यों 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो तो पूरा एक 2 पाई का चक्कर लग रहा है इस पूरी डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो फाई हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले एंगल को बताता है कि कितना एंगल कवर हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो पूरा 2 पाई कवर हुआ है, और वर्टिकल प्लेन के साथ कितना एंगल कवर हुआ है, तो वो आपका 0 से लेके थीटा आप कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 0 था और यहाँ से आपका थीटा है, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो आप अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 2 पाई तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों, कि ये मेरा जो है इतना स्ट्रेडियन मेरा सॉलिड एंगल होगा यहाँ पे एक डिस्क की वजह से, ठीक है। इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है, ये आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे इसकी एप्लीकेशन में। अब ऐसे ही अगर हम एक और चीज देखें, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, और अगर मान लीजिए मैं कोई रेक्टेंगुलर सीट ले लूं, कोई रेक्टेंगुलर सरफेस ले लूं, और जरा देखिए अगर मैं एक और सिचुएशन लूं, और इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ऐसे सीट है, ठीक है, ये लेंथ है मान लीजिए a, ये लेंथ है मेरे पास b, ये इसका सेंट्रोइड है, और इसके सेंट्रोइड से जो अपेक्स पॉइंट है वो मान लीजिए h डिस्टेंस पे है, h हाइट पे है, मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस अपेक्स पॉइंट से इस पे वो h है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस रेक्टेंगुलर सीट की वजह से यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, अगर उसको कैलकुलेट करें तो उसके लिए भी अगेन जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो मैं डायरेक्ट इसका लिख देता हूँ कि क्या इसका बनेगा रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है।
जरा देखिए, तो ये मेरे पास एक तरह का पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूं इस सीट की वजह से यहां पे, तो कितना एंगल बनेगा? वो बनेगा 4 साइन इनवर्स ऑफ a इंटू बी डिवाइड बाई ए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, a इंटू बी डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा, और इनटू में क्या बनेगा? b स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ये बनेगा दोस्तों। इस तरह से हमारे पास इसका सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप बस इसको याद रखें, आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक और तरीका भी है, और वो क्या तरीका है जरा देखिए, आप जो है ना एंगल से भी लिख सकते हो। अगर मैं ये बोलूं कि ये एंगल, जरा देखो, ये जो दो लाइनें लगाई ना, ये जो लाइन है, इन दोनों लाइनों की वजह से जो अपेक्स पॉइंट को मैंने लाइन मिलाई है, ये और ये, इसके बीच में जो एंगल है ये अल्फा है, और इन दोनों का, इसका और इसका जो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, इनका एंगल जो है वो बीटा है। तो अल्फा एंड बीटा की हेल्प से भी आप जो है लिख सकते हो, और वो क्या बनेगा? वो बनेगा 4 साइन इनवर्स ऑफ 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। इतना स्ट्रेडियन का सॉलिड एंगल बनेगा। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, मेरे हिसाब से ठीक है भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉलिड एंगल आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे और कई जगह पे हम इसको यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो सॉलिड एंगल इसका हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्रूफ मैं इसका नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस एक बार एक्सपेरिमेंट सेटअप में चलते हैं और उसको दोबारा से देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। उसमें जो बड़ी वाली सीट थी उसको जरा उसकी पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। तो फिर मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में और उसको फिर से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। दोस्तों, आपने समझा सॉलिड एंगल का क्या कंसेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि ये जो स्क्वायर सीट है, इसने जो इस कैमरे के ऊपर जो सॉलिड एंगल बनाया है, 3D एंगल जो बनाया है, उतना ही एंगल ये सीट भी बना रही है, बड़ी वाली सीट सेम एंगल बन रहा है, इसीलिए ये छुप गई है इसके पीछे, ठीक है। इसीलिए ये वाली सीट जो है वो इसके पीछे छुप गई है। तो अगर इस सीट का जो सॉलिड एंगल है, इस कैमरे के जो यहां पे लेंस लगा हुआ है उसके ऊपर, इस सीट का सॉलिड एंगल अगर आगे वाली सीट का, आगे वाली जो स्क्वायर सीट है उसके सॉलिड एंगल से छोटा है या बराबर है, तो आप इसको देख नहीं पाओगे, इसके पीछे ये छुप जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा आगे सरका दूं? अगर मैं इसको आगे सरका दूंगा थोड़ा सा, इस बड़ी वाली सीट को, तो इस कैमरे का जहां पे लेंस लगा हुआ है वहां पे इसका जो सॉलिड एंगल है वो बढ़ जाएगा, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप इस कैमरे की फीड में उसको प्रॉपर्ली देख पाओगे, मतलब उसके जो साइड वाले जो हैं, क्योंकि कुछ हिस्से को तो ब्लॉक कर देगा ये वाला, बट कुछ हिस्से को आप इसको देख पाओगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सरकाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। तो मैं इसको जरा आगे सरका रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, ओके। तो जरा देखिए दोस्तों, अब हमने इसको थोड़ा सा आगे सरका दिया है, ये थोड़ा बहुत हिल रही है, थोड़ा बहुत उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अब क्या इंटरेस्टिंग है, अब आप देख पा रहे होंगे कि पिछली वाली सीट को अब आप इस कैमरे से देख पा रहे होंगे, उसके कुछ हिस्से को देख पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप इस कैमरे का जो लेंस है वहां पे अगर इसकी वजह से जो सॉलिड एंगल देखोगे वो अब आपको बड़ा नजर आएगा इसके कंपैरिजन में। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में आपका जो सॉलिड एंगल बन रहा था वो आपका दोनों ही केस में सेम था, मतलब इसका जो सॉलिड एंगल था और इसका जो सॉलिड एंगल था वो बराबर बन रहा था। तो इसलिए ये जो कैमरा है वो पीछे वाली साइड को देख नहीं पा रहा था। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो दोस्तों। ये एक तरह से सॉलिड एंगल का जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसी की एक एप्लीकेशन है कि कैसे आपको बड़ी चीज जो है वो आप उसको कई बार अगर छोटी चीज अगर सामने लगा दो अपनी आंखों के और पीछे बहुत बड़ी चीज हो उसको आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि सन का जो साइज है वो काफी बड़ा है मून के साइज के कंपैरिजन में, लेकिन जब मून सन के सामने आता है तो वो पूरे सन को छुपा लेता है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसीलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, सॉलिड एंगल कंसेप्ट। जो मून, क्योंकि मून अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, बेशक उसका साइज छोटा है बट वो नजदीक है, तो उसका जो सॉलिड एंगल बनता है आपका अर्थ के ऊपर जहां से हम उसको देख रहे हैं वो, और मून का जो सॉलिड एंगल बनता है वो, मून का जो सॉलिड एंगल है वो सन के सॉलिड एंगल से क्या हो जाता है, या तो ज्यादा रहता है या उसके बराबर रहता है।
तो इसलिए सन जो है वो पीछे छुप जाता है मून के। ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी, आप सूर्य ग्रहण के टाइम इस चीज को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो उसके पीछे भी कहानी सॉलिड एंगल की ही होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया।